ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 11th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। सो इसमें जो आपका चैप्टर है नमपाई वाला एंड क्वेश्चन 6 जो कि उससे पहले नमपाई की इंट्रोडक्शन है। सो 6th एंड 5th चैप्टर जो एनसीईआरटी बुक के हैं वो आपको नहीं करने हैं बिकॉज एज पर द रिडक्शन ऑफ 30% वो चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं। ऑल दो जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा आई विल बी एक्सप्लेनिंग दोज टॉपिक्स। तो अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अगर सीखना चाहते हो तो ज़रूर यू कैन गो थ्रू दैट, अदरवाइज अभी एग्ज़ाम में वो नहीं आएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट यूनिट जो है आपका वो है डेटाबेस कंसेप्ट्स एंड योर लैंग्वेज कॉल्ड SQL। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 से। सो चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 दो चैप्टर्स रह गए हैं बस हमारे, and then your course for 11th IP will be complete and then we'll start the revision and test series. Okay, so let's start with your chapter 7 which is database concepts. तो अभी तक हमने जो किया वो सब क्या था, अबाउट प्रोग्रामिंग, जिसे जनरली हम फ्रंट एंड भी कहते हैं, कि जिसके थ्रू आप यूज़र को दिखने वाली स्क्रीन्स पे काम करते हो, बट एक्चुअली में डेटा पीछे कहीं पर स्टोर होता है। जहाँ पर वो पीछे स्टोर होता है उसे कहते हैं बैक एंड। सो यहाँ पर प्रोग्रामिंग नहीं है, प्रोग्रामिंग इन द सेंस कि आप ये नहीं बताते हो कि कैसे काम करना है, आप सिर्फ ये बताते हो डेटा कैसे स्टोर होगा, उसमें से हम डेटा को फेच कैसे करेंगे, हाउ वुड वी वर्क ऑन द डेटा। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू डेटा वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर बिकॉज डेटा आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई सी भी वेबसाइट देख लो, कोई सी भी ऐप देख लो, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर डेटा यूज़ ना होता हो? सो अगर एक कंपनी है, आपको रोज़ इतने प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं, प्रमोशनल ईमेल्स आती है, क्यों आती है? बिकॉज दे हैव आवर डेटा विद देम। तो इसीलिए प्रिवेसी कंट्रोल जो आजकल इतना ज़्यादा आता जा रहा है कि प्रिवेसी कंट्रोल होना चाहिए। आप जब भी कहीं पे साइन अप करते हो आपको पहले बोलते हैं कि रीड आवर प्रिवेसी पॉलिसी, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप फिल कर रहे हो, योर ईमेल एड्रेस, योर नेम, योर फ़ोन नंबर, वो किस किस के साथ शेयर कर सकते हैं और किसके साथ वो शेयर नहीं हो सकता, दैट ऑल इज़ रिटन इन द प्रिवेसी पॉलिसी, जो कि मुझे पता है कि हम में से मोस्टली लोग कभी देखते तक नहीं हैं। वी सिंपली जस्ट क्लिक ऑन आई अग्री एंड जो यूज़ करना है वो हम यूज़ कर लेते हैं। एंड वही रीज़न है कि इतने सारे प्रमोशनल मैसेजेस हमें आते रहते हैं। ठीक है, सो डेटा किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड इट हैज़ टू बी मैनेज्ड प्रॉपरली, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस हो। सो डेटा मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो दिस इज़ योर चैप्टर 7.1। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेटा क्या क्या होता है। सो दे हैव जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। इफ यू रीड इट, like after learning about importance of data in the previous chapter, we need to explore the methods to store and manage data electronically. So let's take an example of school that maintains data about its students, and we are storing the name and the teacher records P for present, A for absent against each student's roll number on each working day. If class strength is 50 and total working days in a month are 26, the teacher needs to record 50 by 26 records manually in the register every month. आप सबने अपने अपनी क्लास में attendance registers देखे होंगे। So as the volume of data increases, manual data entry becomes tedious. So जितना ज़्यादा डेटा होता जाएगा उतने मोटे रजिस्टर्स और सारी क्लासेस के रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं। तो स्कूल के पास बहुत सारे रजिस्टर्स हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आपको किसी एक स्टूडेंट का देखना है, लाइक मुझे देखना है कि एडमिशन नंबर 283 का अभी तक कितने प्रेजेंट्स हैं, लाइक थ्रू आउट द ईयर, अभी तक जितने दिन भी स्कूल हुआ है उसकी कितनी % अटेंडेंस है। सो वो टीचर्स हर मंथ का अलग से कैलकुलेट करके रखती हैं हर रजिस्टर में। सो उनको क्या करना पड़ेगा, हर मंथ के रजिस्टर में से, या रजिस्टर एक ही है उसमें हर मंथ के पेज में से यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल अटेंडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। सो वो सब मैनुअली होता है, लेकिन अगर सोचो यही चीज़ कंप्यूटर में स्टोर्ड हो, सो इट विल बिकम सो ईजी। आप सिर्फ एक कमांड लिखोगे और किसी भी स्टूडेंट का आपको अटेंडेंस परसेंटेज मिल जाएगा। सो इट विल बी सो ईजी इफ ऑल ऑफ दिस गेट्स कंप्यूटराइज्ड। सो फॉलोइंग आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ मैनुअल रिकॉर्ड्स। पहला, एंट्री ऑफ स्टूडेंट डिटेल्स, रोल नंबर, नेम इन द न्यू अटेंडेंस रजिस्टर। सो अगर आपको प्रमोट किया है तो आपको वही सारी डेटा सब कुछ दोबारा से दोबारा लिखना पड़ता है। आपने कभी टीचर्स को शायद देखा हो या ना देखा हो, बट आई हैव सीन टीचर्स इन स्कूल। सो जो क्लास टीचर्स होते हैं उनके लिए यही एक बहुत बड़ा काम हो जाता है जब स्टूडेंट्स प्रमोट होते हैं। तो पिछले साल के सारे स्टूडेंट्स की जो लिस्ट होती है वो उनको दी जाती है। उसमें से दे हैव टू नोट डाउन एवरीथिंग, स्टूडेंट्स एडमिशन नंबर, स्टूडेंट का नाम,
father's name, mother's name, address, everything has to be noted in the next register. So वो सब manual बहुत काम बढ़ जाता है. Writing student details on each month's attendance page where inconsistency may happen due to incorrectly written names, or you might skip because it's a human error, so we can skip some student record. So उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है. लॉस ऑफ डेटा हो सकता है इन केस रजिस्टर ही गुम जाए तो. एरनियस कैलकुलेशंस हो सकते हैं क्योंकि जब आप खुद मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हो रोज़ की अटेंडेंस और उसके बाद मंथली अटेंडेंस और उसके बाद ईयरली अटेंडेंस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप काउंट करने में गलती कर दो या टोटल करने में गलती कर दो. सो मैनुअल नेग्लिजेंस या मैनुअल एरर्स इसमें हो सकते हैं. सो वी कैन मेक इट ऑल कंप्यूटराइज. इससे क्या होगा? सिंपली कॉपी द स्टूडेंट डिटेल्स टू द न्यू अटेंडेंस फाइल फ्रॉम द ओल्ड अटेंडेंस फाइल. कॉपी पेस्ट करना है, कोई चेंज नहीं होगा. फाइंड एनी डेटा अबाउट एनी स्टूडेंट और गार्डियन इजीली, सिर्फ एडमिशन नंबर लिखो, डेटा निकल के आ जाएगा. कितना भी डेटा ऐड कर सकते हो, इनकन्सिस्टेंसी कभी नहीं होगी. सर्च फास्टर हो जाएगी. कभी कोई स्टूडेंट रिमूव करना पड़ता है तो आप उसको ईजिली रिमूव भी कर सकते हो. सो कंप्यूटराइज होने से बहुत फ़ायदे होते हैं. सबसे बड़ा टाइम और एफर्ट सेव हो जाते हैं. अब कंप्यूटराइज करने में भी डिफरेंट तरीके हैं. पहला तरीका है फाइल हैंडलिंग, कि आप डेटा को फाइल सिस्टम्स में स्टोर करो. सो फाइल सिस्टम्स में क्या होता है कि एक जैसे आपके पास वर्ड की फाइल्स होती हैं, नोटपैड की फाइल्स होती हैं, एक्सेल की फाइल्स होती हैं, वैसे ही एक डेटा फाइल क्रिएट करी जाए जिसके अंदर एक कंप्यूटर प्रोग्राम की हेल्प से सारा डेटा स्टोर किया जाए. CSV फाइल्स मतलब कॉमा सेपरेटेड फाइल्स, जहाँ पे वैल्यूज़ जैसे एडमिशन नंबर कॉमा वैल्यू कॉमा ऐसे ऐसे दिया हो. सो किसी भी तरह की फाइल हो सकती है, बट दैट इज़ क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड वी राइट द डेटा इनटू इट. एक सैम्पल फाइल यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि आप रोल नंबर स्टोर कर रहे हो, स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, गार्डियन नेम, गार्डियन फ़ोन एंड गार्डियन एड्रेस. सो ये हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं. देन अगर आपको इसमें अटेंडेंस चाहिए तो आप अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और अटेंडेंस स्टेटस स्टोर कर सकते हो. सो इस तरह से डेटा आपका फाइल्स में स्टोर हो सकता है. बट फाइल्स में डेटा स्टोर करना भी एक बहुत इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है. यहाँ पे भी हमारे पास लिमिटेशंस हैं. वन इज़ डिफ़िकल्टी इन एक्सेस. फाइल्स जो हैं themselves do not provide any mechanism to retrieve data. इसके लिए फिर से एक कंप्यूटर प्रोग्राम चाहिए होगा. वो प्रोग्राम फाइल को ओपन करेगा, उसमें कंडीशंस चेक करेगा एंड देन आपको आपका जो डेटा चाहिए वो ढूंढ के देगा. इट्स अ लेंदी प्रोसेस. सो ये हमारे लिए एक लिमिटेशन है. डेटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी ऑफ डेटा. जैसे स्टूडेंट नेम आप देख रहे हो यहाँ पे भी है और स्टूडेंट नेम यहाँ पे भी है. हो सकता है कि यहाँ रोल नंबर 3 में मैंने तलीम शाह लिखा है, लेकिन ये वाली फाइल में जब मैंने रोल नंबर 3 एंटर किया तो वहाँ पे तलीम शाह की जगह स्पेलिंग कुछ और हो गए. सो देयर कैन बी अ मिस्टेक ओवर देयर. सो ऐसी पॉसिबिलिटी है. सो पहली चीज़ डेटा रिडंडेंसी है, दैट इज़ आपके पास जो डेटा है वो डुप्लीकेट हो रहा है. और इनकन्सिस्टेंसी का मतलब है कि एक जगह पर कुछ और डेटा है, दूसरी जगह पर कुछ और डेटा है. सो दैट वुड बी इनकन्सिस्टेंसी ऑफ डेटा. सो ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए. देन D इज़ डेटा आइसोलेशन. आइसोलेशन में क्या है कि दोनों फाइल्स अलग अलग हैं, वो किसी भी तरह से आपस में लिंक नहीं हो रहे हैं. लेकिन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हम ये लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम डेटा को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकें. देन इज डेटा डिपेंडेंस. डेटा आर स्टोर्ड इन स्पेसिफिक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर इन अ फाइल. अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करोगे, आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम उस डेटा को रीड नहीं कर पाएगा. देन डेटा शेयरिंग इज़ कंट्रोल्ड. डेटा शेयरिंग उतनी ईजिली नहीं हो सकती है जितनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में हो सकती है. सो आपको ये सारे पैराग्राफ्स नहीं याद करने हैं, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स पढ़ने हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे पास हो सकती हैं इन अ फाइल सिस्टम. सो व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स वी कैन हैव इन अ फाइल सिस्टम आर दीज. सो फाइल सिस्टम्स हम यूज़ नहीं करते हैं, ये आपको पढ़ना भी नहीं है एज अ सिस्टम इन योर सब्जेक्ट. आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि फाइल सिस्टम एक ऑप्शन थी लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स हैं तो उसे हम यूज़ नहीं करेंगे. हम जो यूज़ करेंगे वो होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़. और वो क्या होता है, उस पर हम कैसे काम करते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप तब तक आपको ये सब समझ आ गया होगा जो मैंने अभी आपको फाइल सिस्टम के बारे में बताया. इफ़ येस, डू क्लिक द लाइक बटन, share the video with maximum of your classmates, friends and batchmates, tuition mates, whosoever are there who are having IP or are interested in computer programming.
That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.